प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने जो लिया था पोषण का, और उसमें लास्ट टाइम में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। लाइट आप नहीं मिल जाने की वजह से जो मैंने कराया था आप शायद उसमें अच्छे से नहीं आ पा रहा होगा, तो थोड़ा सा उसको हम डिस्क्राइब करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक पे। तो देखते हैं। इस पोषण के प्रोसेस में प्रकाश संश्लेषण में हमने आपको एक बताया था कि किस तरह से ये एक समीकरण आपको जो हमने बताया था 6CO2 प्लस 12H2O क्या करता है ये C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। अब यहां पे हमको देखना यह है कि किस तरह से, अब ये हमको देखना है कि देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर के किसकी उपस्थिति में, बताया था मैंने क्या, इनके लिए क्या चाहिए, प्रकाश, और क्या चाहिए, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। तो अगर प्रश्न बनता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन से हैं, तो हम सीधे यहाँ पे क्या करेंगे, उसको डिफाइन कर लेंगे। ये आपको मैंने बताया भी था, फिर भी आप यहाँ देख लें क्या था, प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक पदार्थ में क्या दिखाएंगे, सबसे पहले क्या दिखाएंगे, क्लोरोफिल, क्योंकि सबसे पहली आवश्यकता वो है कि उस कोशिका में ही ये फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण होगा जिसके में क्या है, क्लोरोफिल है। तो पहले ये हम दिखाएंगे, फिर नेक्स्ट क्या दिखाएंगे, क्लोरोफिल है तो क्या चाहिए, प्रकाश की उपस्थिति भी चाहिए। तो क्या चाहिए, प्रकाश, और दो चीजें जिसको आवश्यक है वो क्या चाहिए, इसको CO2 और H2O। देखा आपने। तो ये आप इस समीकरण के द्वारा समझो यहाँ पे कि देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, CO2 और H2O, यहाँ पे H2O, ये दोनों क्या होते हैं, कच्ची सामग्री के रूप में इन्होंने लिया, लेकिन क्या चाहिए, क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति। इन दोनों की स्थिति में, इन दोनों की उपस्थिति में ये दोनों मिलकर के जो रिएक्शन होगा, यानी फिर इनका जो अपघटन होगा, तो क्या निकल के आ रहा है कि C6H12O6, यानी कि क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। इसको हम किस रूप में देखेंगे, ग्लूकोज, ठीक है ना। और क्या हो गया, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन भी आपका जो है बन गया, और हाइड्रोजन के रूप में भी जो है ये जल निकल गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन जो कि आपने यहाँ पे निकल रहा है। तो इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में देखा आपने क्या हुआ, इनका अपघटन हुआ प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो कौन कौन से पदार्थ इसमें लगे, क्लोरोफिल लगा, यहाँ पे प्रकाश लगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और H2O जल। तो ये हम यहाँ पे जो है डिफाइन कर देंगे, बड़ा सरल है। अब अगली बात हमने आपसे ये बताना चाहा था कि जब इस प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के बाद क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा, यानी इस प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, ये प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में होता क्या है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और उससे उत्पाद क्या निकलता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। ये ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। और पौधे क्या करते हैं कि अपने ऊर्जा के लिए, पौधों को जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी ना, ऊर्जा क्यों, क्योंकि वो अपने सारे कार्यों का संपादन कर सके, तो उनके लिए जो है इस कार्बोहाइड्रेट का क्या किया जाता है, प्रयुक्त हो जाता है। बात समझ में आ रहा है। कुछ कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं,
इनके कार्यों में प्रयुक्त हो जाते हैं और शेष जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको पौधे मंड के रूप में संचित कर लेते हैं। मैंने लास्ट टाइम में जो आपका लाइट की वजह से डिस्टर्ब हुआ था वो इसी चीज को क्लियर करना चाहा था। तो क्या करते हैं कि प्रकाश फिर से लिख लो। तो क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट को पौधों द्वारा अपनी ऊर्जा के लिए तुरंत प्रयुक्त या प्रयुक्त कर लिया जाता है। ठीक है, फिर से शेष बचे हुए कार्बोहाइड्रेट को मंड के रूप में क्या करता है, मंड के रूप में, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने बताया था, मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। ठीक है, तो देखा आपने कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट को मैं उत्पादित कर लूं, मैं उत्पादित कार्बोहाइड्रेट को पौधों द्वारा अपनी ऊर्जा के लिए तुरंत प्रयुक्त कर लिया जाता है। शेष बचे हुए कार्बोहाइड्रेट को मंड के रूप में क्या किया जाता है, संचित कर लिया जाता है, जिसे बाद में पौधे आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको, तो यहां पर क्लियर हो गया। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो ग्लूकोज है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को क्या है, ग्लूकोज का रूप है, इसको क्या करता है, ये अपने आवश्यकता के लिए जो जैविक क्रियाकलाप इसको करना होता है, यानी कि इसके नए जैविक अणुओं का निर्माण, इसके उत्तकों का निर्माण, या इसके और आगे जो इसकी क्रियाकलाप होने हैं, उसके लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो उस ऊर्जा, वो ऊर्जा कहां से आती है, प्रकाश ऊर्जा को क्या किया, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर लिया। तो उस ऊर्जा को क्या किया, इसने प्रयुक्त कर लिया, और जो बच गया उसको मंड के रूप में संचित कर लिया। इसी मंड को हम क्या करते हैं, हम लोग यानी कि परपोषी जो जीव होते हैं वो अपने लिए जो है ऊर्जा के लिए क्या करते हैं, अपनी ऊर्जा की आवश्यकता के लिए इसी मंड का प्रयोग करते हैं। तो वो हम आगे उसमें देखेंगे, टॉपिक में देखेंगे। अभी हमने देखा कि ये जो है इस तरह से इसके टैक्सिक पदार्थ है। तो फिर एक बात आएगी, एक प्रश्न आएगी, या जैसे कहें कि प्रकाश संश्लेषण के में प्रयुक्त पदार्थों का कार्य क्या है, ये कार्य तो उनको लिख लेंगे, प्रयुक्त पदार्थों का कार्य।
इसको भी हम लिखेंगे यहाँ पे। कुछ इस तरह से लिखे। कार्य या आपके बुक में दिया हुआ है, या इस प्रक्रम की घटनाएं, यानी होता क्या क्या है, घटनाएं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहां पे डिफाइन कर लेंगे। पहले ले लेंगे किसको, क्या प्रिंट होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है भाई, क्लोरोफिल बताया था मैंने आपको क्लियर होगा। हाँ, क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित करता है। ठीक है ना। और नेक्स्ट इसी में रख लेंगे कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है। परिवर्तन के बजाय आप लिखें कि रूपांतरण लिखें तो ज्यादा शब्द रहेगा। में रूपांतरण। ठीक है। दूसरा क्या था, फिर लिखेंगे यहाँ पे CO2 है। ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देख लेंगे यहाँ पे कि CO2 का अपचयन और उससे CO2 का अपचयन और उससे कार्बोहाइड्रेट का संगठन या बनना इसको कहते हैं, बनना। जब देख ले भाई, आपका वीडियो चल रहा है इसमें। ठीक है। तो ये बात यहां तक आ गई कि क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित करता है, ट्रैप करता है। मैंने फिगर बना करके आपको बता दिया था कि क्या जरूरत थी। और क्या करता है, लिखना है, ये लिखने की प्रक्रिया समझ लीजिए। दूसरा क्या करता है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। CO2 क्या करता है, ये अपचयन होता है इसका, और ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का इससे निर्माण होता है। और फिर H2O, तो इसको भी डालेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट H2O, तो क्या होता है, लिख दीजिए H2O के अपघटन से ऑक्सीजन का निष्कासन।
ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप दिखला सकते हैं कि इसका ये जो प्रक्रम है प्रकाश संश्लेषण की, उस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रम में या उस क्रिया में क्या क्या होता है, क्या घटनाएं होती हैं, तो वो आपने दिखा दिया कि क्लोरोफिल क्या करता है। फिर जो क्या होता है, क्लोरोफिल से क्या होता है, प्रकाश को कैप्चर करता है, ट्रैप करता है, और फिर जो है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्जन उसका होता है। फिर H2O जो है लिया हुआ है, तो H2O क्या करता है, तो उससे जो है ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है उसके अपघटन से, और फिर CO2 क्या करता है, तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका जो है अपघटन जैसा चयन होकर के क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो ये इसकी ट्रैप है, इसकी घटनाएं हैं। इस घटनाएं के बाद जो है आप बता सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इस तरह का व्यवस्था होता है। लेकिन एक प्रश्न ये बनता है कि क्या ये सभी घटनाएं बिल्कुल एक के बाद एक क्रम में होती हैं, और अगर ऐसा होती हैं तो फिर वे पौधे, कुछ ऐसे पौधे होते हैं, तो फिर इसके लिए हम ये जानेंगे कि पहले बात तो यहाँ यही सब जान जाए कि नहीं, ये सारी घटनाएं एक के बाद एक लगातार होना कोई आवश्यक नहीं है, साथ होती भी हैं, और अगर नहीं ऐसा हो पाता है तो वो बाद में भी हो सकती हैं। यानी कि सपोज करिए कि कुछ घटनाएं हुई, प्रकाश को ट्रैप किया गया, ठीक है ना, या CO2 को ट्रैप किया गया, CO2 को बाहर से लिया गया, लेकिन प्रकाश नहीं है, तो क्या होगा, इससे जो है जो उत्पादन होना है कुछ वो होगा, कुछ इंटरमीडिएट पदार्थ बनेंगे, और उसके बाद क्या होगा, फिर बाद में जब लाइट आएगी तो उसमें जो है वो प्रक्रिया पूर्ण होकर के आपका कार्बोहाइड्रेट बनेगा, मंड बनेगा। तो ये जो है अभी हम समझाते हैं कि कैसे होगा, कब ऐसी स्थिति आएगी और कब जो है नॉर्मल रहेगा। एक शब्द है जिसको आपको जानना है, और ये कैसे है जिसको आप देख लें, रंध्र। रंध्र जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, स्टोमेटा, ठीक है। तो ये जो रंध्र होता है ये क्या होता है, तो हम आपको बताएं कि ये जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों की कोशिकाओं में, ठीक है ना, ये रंध्र जो क्या होते हैं, वो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, ये पत्तियों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये अब ये आपको जानना है कि पत्तियों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। फिर यहाँ पर यह भी आपको जानना है कि कुछ पौधों की पत्तियों की सतह पे, यानी ये सतह है ना, ये सतह में जो पाए जाने वाली कोशिकाएं हैं उसमें पाए जाते हैं। तो कुछ पत्तियों की सतह पे, ऊपरी सतह पे होती है, कुछ की निचली सतह पे होती है, और कुछ की क्या होती है, दोनों पे होती है। तो ये भी आपको जो है जानना एक जरूरी है कि ये इस तरह से रंध्र होते हैं। तो ये रंध्र क्या करते हैं, इनका काम क्या है, तो आइए पहले इसको हम देखें। लिखे यह पत्तियों की सतह पर पाई जाने वाली छिद्र होते हैं, ठीक है ना। पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र होते हैं। तो फिर क्या कैसे होते हैं, तो उसको भी लिख लें ताकि आपके सिमेट्री में रहेगा। चलिए लिखे यहाँ पे,
कुछ पौधे पत्तियों की ऊपरी सतह पर, ये आपको यहां तक दिख रहा है, ऊपरी सतह पर, ठीक है। फिर यहां से लिख लें कुछ पौधों के पत्तियों की निचली सतह पर और कुछ की दोनों सतहों पर। ठीक है, तो आपने ये जान लिया कि कोई एक पत्ती लिया, सपोज करिए ये पत्ती है, तो ये ऊपरी सतह, ये निचली सतह, तो किसी में ऊपर की सतह पे ये सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। कुछ के निचली सतह पर पाए जाते हैं और कुछ पौधों के पत्तियों की दोनों सतहों पे, ऊपर भी नीचे भी पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये अलग अलग पौधों के अलग अलग स्थितियों में उनका कंडीशन होता है, तो ये हमने जाना। अब हम ये जाने कि इस स्टोमेटा का फोटोसिंथेसिस में रोल क्या है, काम क्या है, इसकी क्या जरूरत पड़ गई, ये क्यों हम पढ़ा रहे हैं। तो ये देखें यहाँ पे पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर समझेंगे कि ये है किस तरह से। तो हम इस तरह से कुछ ले रहे हैं, थोड़ा सा और बना लीजिए। अब इनको ये कुछ इस तरह से डायरेक्ट कर देंगे। सपोज करिए इनको हम लिखेंगे द्वार कोशिकाएं, या इनको हम गार्ड सेल भी कहते हैं। गार्ड सेल मतलब रक्षक। ये और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये क्या है, ये रंध्र है, स्टोमेटा है ये। और ये जो इस पे आपको दिखाई दे रहा है, ये हरित लवक पत्तियों के अंदर जो पाए जाते हैं वो है, उसका मेंशन किया गया है हरित लवक। जिसको हम क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, या क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। यानी कि हरित लवक के अंदर क्या है, कोशिकाओं का एक अंग है। हमने प्लास्टिड आपको पढ़ाया था, बताया था। तो प्लास्टिड में आपने मालूम होगा क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक।
और क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। तो आपने देखा ये पत्तियों का ये स्ट्रक्चर हो गया। अब ये जो स्टोमेटा है ये काम क्या करता है कि यह क्या होता है कि ये खुलता है, और ये जब खुला रहता है तो वातावरण से गैसों का आदान प्रदान इस छिद्र के द्वारा, इस स्टोमेटा के द्वारा ही पौधों में होता है। समझ आ रहा है आपको? फिर से ध्यान दीजिए कि इस रंध्र के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान पौधों में होता है। कैसे? अब सपोज करिए कि आपने देखा था कि अपने इक्वेशन में, समीकरण में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उसको चाहिए तो कहाँ है? वातावरण में है। तो कैसे आएगा पत्ती में, कैसे आएगा पौधे में? तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए ये जो है छिद्र है, इस छिद्र के द्वारा जो है वहां से क्या होगा? समझ आ रहा आपको? यानी वातावरण से CO2 इस छिद्र के द्वारा ही जो है पत्तियां क्या करेंगी? ग्रहण करेंगी, पौधे के अंदर आएगा, पत्तियों में आएगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से जब रिएक्शन होगा, और रिएक्शन के बाद मैंने आपसे बोला था कि देखा आपने कि 6O2 है ना, ऑक्सीजन के कण जो क्या हो रहे हैं? बन रहे हैं, और वो ऑक्सीजन निकल रहा है, तो उसका निष्कासन भी जो बना इनमें, ठीक है ना, तो इसका निष्कासन भी इन कोशिकाओं से क्या हो रहा है? इन छिद्रों के द्वारा ही बाहर जो है वातावरण में छोड़ा जाएगा, जिस ऑक्सीजन को क्या करते हैं हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आपने देखा कि रंध्र का क्या कार्य हो गया? पहला कार्य क्या कि गैसों का आदान प्रदान, यानी कि CO2 को लेना और O2 को छोड़ना। दूसरा चीज कि अभी देखा आपने कि 6H2O भी बना था, जल था, तो वो वाष्पोत्सर्जन के समय क्या होता है? जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो उस समय इस छिद्र के द्वारा ही जल जो है वाष्प के रूप में क्या होता है? पौधों से बाहर जाता है, वातावरण में जाता है। आपने देखा होगा किसी पौधे को, आजकल गर्मी के दिनों में पौधों में अगर आपने पानी नहीं डाला है तो क्या हो रहा है? वो पौधे सिकुड़ जाते हैं, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। क्यों सिकुड़ जाती हैं? क्योंकि इस स्टोमेटा के द्वारा, ठीक है ना, उसकी जो जल है वो वाष्प के रूप में बाहर निकल जाते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि फिर आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि सर ये जो स्टोमेटा है ये कब बंद होता है, कब खुलता है, कि खुला ही रहता है? नहीं बेटा, ये खुला ही नहीं रहता, ये बंद भी होता है। ठीक है ना। तो ये गार्ड सेल है, ये क्या करती है? इन्हीं गार्ड सेलों के द्वारा जो है ये स्टोमेटा खुलता है और बंद होता है। यानी कि रक्षक यानी द्वार कोशिकाओं का क्या काम है? द्वार कोशिकाओं का काम है खुलना और बंद करना। ठीक है ना। किसको? स्टोमेटा को, रंध्र को। ठीक है। तो रंध्र का कार्य तो समझ गया, लेकिन इसका क्या काम है? इसका क्या काम है कि ये जो है खुलता है और बंद होता है। फिर प्रश्न बनेगा, अब समझ लीजिए, फिर आपको लिखवाएंगे। फिर प्रश्न बनेगा कि सर ये कब खुलता है और कब बंद होता है? तो ध्यान दो कि जब पौधे में जल की आपूर्ति पूरी रहेगी तो क्या होगा? इसके में जल की आपूर्ति इनके में क्या हो जाएगा? पूरा जब होगा, ऐसे सपोज करिए ये है, जब जल आएगा तो इसके में भरेगा तो क्या होगा? पूरा फूल जाएगा। और जब फूल जाएगा तो क्या हो रहा है? ये देखो इस तरह से खुल जाएगा। यानी कि ये द्वार, अगर हम इस हथेली को क्या करें? गार्ड सेल बनाए तो इसमें क्या था? ये सपोज करिए ऐसे है, सिकुड़ी हुई अवस्था में है। क्यों? क्योंकि जो है इसमें जल नहीं है, तो जब जल नहीं रहता तो सिकुड़ जाता है, और जब जल आता है तो ये फूलेगा। जब ये फूलेगा तो ऐसे फैलेगा, फैलेगा तो क्या होगा? ये खुल जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब पौधे में यानी कि द्वार कोशिकाओं में जल की मात्रा रहती है तो ये फूल जाती है, और फूल जाती है तो ये छिद्र क्या होती है? खुल जाती है। ठीक है ना। लेकिन जब इसके में क्या होती है? पानी नहीं रहती है तो ये सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ के ये बंद कर लेती है। अब उदाहरण देखिए, आपने अपने यहाँ भी देखा है कि हमारे यहाँ अगर पौधों में जो है गमले में अपने पौधे लगाया है, पानी कम है तो क्या होता है? वो पत्तियां सिकुड़ जाती हैं उसकी। क्यों? क्योंकि जो है पानी वाष्पोत्सर्जन होता है बहुत तेजी से। वाष्पोत्सर्जन की वजह से क्या होती है? जितनी पानी गार्ड सेल की है वो वाष्प के रूप में बाहर निकलती है, तो ये सिकुड़ जाती है और रंध्र को बंद कर देती है। तो फिर प्रश्न उठता है कि जो मरुस्थल में, मरुद्भिद में आपने देखा होगा कैक्टस जो होते हैं उनकी जो है बड़े कांटे नुमा संरचना उनका होता है। बेटा वो भी क्या होती है? जो कांटा होता है ना, वो भी पत्तियां होती हैं। ठीक है ना। तो उन पत्तियों में, उनके में जो
क्या हुआ, उन्होंने बंद कर लिया है। क्यों बंद कर लिया है? क्योंकि उनके यहाँ पानी की मात्रा बहुत कम होती है उनके पौधे में, और सनलाइट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत ज्यादा होती है। तो भाई अभी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है मरुस्थल के पौधे ऐसा करते हैं। अभी आपने क्या जाना, ये जाना कि रंध्र करता क्या है, तो आप इसको लिखेंगे पहले। लिखेंगे रंध्र के कार्य। पहला क्या लिखेंगे, गैसों का आदान प्रदान। इसमें CO2 को वातावरण से लेना, वातावरण से क्या करता है, ये इसी के माध्यम से लेता है, लेना, और नेक्स्ट O2 को वातावरण में छोड़ना। या O2 का कर दीजिए, तो यहां पे निष्कासन शब्द अच्छा रहेगा। ठीक है ना। तो आपने देखा ये दो मुख्य कार्य हो गया, और फिर एक और इसमें आगे ले लेंगे कि H2O जल को जल का वाष्प के रूप में वातावरण में निष्कासन। ठीक है। तो इस प्रकार आपने देखा कि कैसे जो है ये रंध्र अपना कार्य करते हैं। और गार्ड सेल के मैंने बता दिया कि गार्ड सेल में क्या होता है, जब वो वाटर रहता है तो गार्ड सेल जो क्या होती है, फूलती है। तो फिर जो है इसको भी लिख लीजिए, नहीं भूल जाएंगे आप। रंध्रों का खुलना या बंद होना क्या होगा, रक्षक या रक्षक नहीं, द्वार कोशिका कहते हैं। आपके इसमें जो दिया है कोशिकाओं में जल की मात्रा पर्याप्त होने पर रंध्र
या रंध्र खुलेंगे। दूसरा, द्वार कोशिकाओं में जल की हानि होने पर रंध्र बंद होंगे। स्पष्ट हो गया? ये तो आपको क्लियर जो है, इसमें कुछ भी नहीं है। जब क्या होगा, यानी कि सीधी बात की पौधे में पानी रहेगा तो क्या होगा, स्टोमेटा खुलेगा, और अगर पानी नहीं रहेगा तो बंद होगा। अब यहाँ पे आओ, फिर देखते हैं। चलिए, ये बात हो गई आपकी। अब हम ये जानेंगे एक मिनट, अब हम ये देखेंगे कि मरुस्थलीय पौधे में क्या होता है। मरुद्भिद पौधों में रंध्र रात में खुलेंगे और दिन में क्या होगा, बंद होंगे। बता सकते हैं क्यों? दिमाग लगाइए भाई। एक तो वैसे ही जो है मरुस्थलीय पौधों में जल की मात्रा कम है, नहीं के बराबर है, और अगर वो दिन में खुल जाए तो क्या होगा, समझ लो, दिन में खुल जाए, एक तो पहले ही गलत हो जाएगा, दिन में खुलेगा कैसे, क्यों नहीं खुलेगा, क्योंकि जल है ही नहीं, जल है नहीं तो वैसे ही क्या होगा, कुछ क्या उसकी बंद रखेंगे। लेकिन अगर वो दिन में खुले तो क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन से जल क्या होगी, वातावरण में चला जाएगा और पौधा मर जाएगा। तो क्या होता है कि रात में क्या होता है, वो स्टोमेटा खुलते हैं। स्टोमेटा का खुलना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस होना है। फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या चाहिए, CO2 चाहिए। CO2 कहाँ से आएगा, वातावरण में है, तो वातावरण से लेने के लिए क्या होगा, स्टोमेटा को खुलना होगा। तो अब समस्या ये आ गई जो मैंने आपसे बताया था कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, CO2 चाहिए, H2O चाहिए। याद आ गया? चलिए, तो अगर मरुद्भिद जो है पौधों को अगर जो ये दिन में खुलेंगे तो क्या होगा, प्रकाश जब आएगा तो इनके जो है जो जल है वो जल की हानि हो जाएगी। तो फिर ये क्या करते हैं मरुस्थल के पौधे कि ये जो है रात्रि में इनके स्टोमेटा खुलते हैं, वातावरण से वो CO2 लेते हैं और कुछ मध्यस्थ उत्पाद, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना के वो रखे रहते हैं। ठीक है ना? रात में क्या करते हैं, कुछ मध्यस्थ पदार्थों को बना लेते हैं, और फिर जब दिन में क्या होता है, लाइट आता है, तो लाइट चाहिए। जब दिन में लाइट आता है, प्रकाश आता है, तो उस समय क्या होता है, उस प्रकाश से वो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, यानी कि अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। तो ये ध्यान देना है, इस चीज को भी लिख लीजिए। और ध्यान क्या देना है कि रात में ये इनके रंध्र खुलते हैं और दिन में बंद रहते हैं। तो होता क्या है, कैसे ये अपना भोजन निर्माण करेंगे, या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया इनके में कैसे पूरी होगी? क्यों? रात में ही मरुस्थलीय पौधे कुछ मध्यस्थ पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं।
और फिर जब दिन में सनलाइट होता है, सन आता है, तो प्रकाश को ट्रैप करते हैं और फिर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पूरी करते हैं और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। बस इतनी सी बात आपको लिखनी है। तो कैसे है, जैसे सपोज करो कि इसको कुछ इस रूप में देखा जाए, ठीक है ना। तो मरुस्थलीय पौधे हैं, तो ये क्या हो गया, रात में ये इनके छिद्र खुले, तो रात में इन्होंने क्या किया, CO2 लिया, ठीक है ना। और इससे क्या किया, मध्यस्थ उत्पाद बना लिया, और यानी कि मध्यस्थ उत्पाद रात में, और फिर दिन में क्या मिला, रात में इन्होंने लिया क्या, यही तो लिखेंगे ना, रात में क्या लिया, CO2, और दिन में क्या लिया, प्रकाश। दिन में प्रकाश, तो क्या बन गया, ये कार्बोहाइड्रेट यहां पे बन गया। तो आपने देखा, इस तरह से इनको जो है आपको दर्शाना होगा, दिखाना होगा। तो इसको लिखना है, रात में वातावरण से CO2 को लेकर एक मध्यस्थ पदार्थ बनाते हैं। फिर दिन में प्रकाश को लेकर देखेंगे हम, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको जानना था, ये हमारे ख्याल से आपने बड़े अच्छे से इसको समझ लिया होगा और बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है, दिन और रात में, यानी कि तब इस प्रकार जो आप लिख सकते हैं, इस प्रकार यानी कि मरुस्थलीय पौधों में प्रश्न बना दिया जाए कि मरुस्थलीय पौधों में या मरुद्भिद पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे पूर्ण होती है। तो आपको ये बताना होगा कि उसके लिए आवश्यक पदार्थ जो है वो क्या होता है, 2 बार में, यानी कि एक ही बार में नहीं। जबकि सामान्य पौधों में, हम लोग तरफ के पौधों का प्रक्रिया क्या है, उसकी जो है जल अगर है तो दिन में भी वो खुला रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जल की अगर हानि हो रही है तो कोई बात नहीं, उसको नीचे से जल खींच ले रहा है, ठीक है ना, जाइलम से जल ले रहा है, जल के